हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी। पिछले पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर 4 को स्टार्ट किया है जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के ऊपर है। हम लोग अभी तक एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ चुके हैं कि कितने टाइप का होता है, जैसे कि फ्रेश वाटर होता है, ब्राइन होता है, ब्रैकिश होता है और हमारा सैलाइन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये समझ चुके थे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि न्यूस्टन है, पेरीफाइटन है, प्लैंकटन है, नेक्टन है, बेंथोस है, ये हम समझे थे। इसके बाद हम लोग ये समझे थे कि एक्वेटिक हैबिटेट जो होता है उसकी प्रोडक्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन का जो लेवल है, या फिर हम कह सकते हैं जो सनलाइट है, टेम्परेचर है, इनके बारे में हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा लेक इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे यूट्रोफिकेशन को लेकर। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यूट्रोफिकेशन का, उसको हम लोग काफी अच्छे से डिटेल में आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, इन वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे इन कोर्सेज का, हमारे इन प्लेटफॉर्म का जो फायदा है वो मिल सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर उन लोगों को भी कंटेंट पसंद आ रहा है तो वो लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस वगैरह उनसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज हमें बात करनी है लेक इकोलॉजी को लेकर। ठीक है, जैसे एक्वेटिक में हमने उसमें टेरेस्ट्रियल में बात की थी, अलग अलग टाइप के, जैसे डेजर्ट था, ग्रासलैंड था, फॉरेस्ट था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं मेन जो है हमारा वो है लेक। ठीक है, इसके बाद हम लोग वेटलैंड को लेकर भी बात करेंगे आगे इसी चैप्टर में, लेकिन फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्स। ठीक है, अब लेक क्या होता है? एनी बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर मतलब स्टिल वाटर। ठीक है, या आप कह सकते हैं नॉट फ्लोइंग, जो पानी बह नहीं रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लेक किसको बोला जाएगा? जो स्टिल वाटर है या जो नॉट फ्लोइंग है। ठीक है, जनरली लार्ज इनफ इन एरिया एंड डेप्थ irrespective of its hydrology, ecology and other characteristics is generally known as lake। ठीक है, इसके बाद लेक में एक चीज होती है दैट इज नोन एज एजिंग ऑफ लेक्स। ठीक है, यानी कि लेक्स की भी उम्र होती है। लाइक एनी ऑर्गेनिज्म, लेक्स आर बोर्न एज दे ओरिजिनेट बाय वेरियस जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फिक इवेंट्स एंड ग्रो विद टाइम टू चेंज इन देयर वेरियस मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवेंचुअली डाई। ठीक है, तो लेक्स बेसिकली इस तरीके से होता है कि लेक्स जो है वो ग्रो करते हैं, मतलब बॉर्न होते हैं, उसके बाद वो ग्रो करते हैं और उसके बाद धीमे धीमे फिर वो क्या होते हैं कि दे इवेंचुअली डाई। दे रिसीव देयर वाटर फ्रॉम सरफेस रन ऑफ। पानी कहां से आएगा लेक्स में? जनरली जो सरफेस रन ऑफ होता है, ठीक है, या फिर कुछ ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज होता है, वहां से पानी आएगा। एंड अलॉन्ग विद इट वेरियस केमिकल सब्सटेंसेज एंड मिनरल मैटर इरोडेड फ्रॉम द लैंड। तो पानी के साथ साथ इसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेज और जो मिनरल्स हैं जो लैंड से इरोड हो रहे हैं वो भी यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, ओवर पीरियड्स स्पैनिंग मिलेनिया। मिलेनिया का मतलब यहां पर है, दिस इज द प्लूरल ऑफ मिलेनियम। ठीक है, यानी कि कई सदियों में ऐसा होता है कि उसकी एजिंग हो जाती है। एजिंग अकर्स एज द लेक्स एक्यूमुलेट मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड ग्रेजुअली गेट्स फिल्ड अप। ठीक है, एजिंग ऑफ लेक्स का मतलब क्या है कि जब उसमें मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, उसको बोला जाता है एजिंग। द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ द लेक्स promotes the growth of algae, aquatic plants and various fauna. This process is known as natural eutrophication। ठीक है, इसको आप समझेंगे, ये हम जो बात कर रहे हैं ये यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो रहा है, यानी कि ज्यादा न्यूट्रिएंट आ रहे हैं। जो हम बात कर रहे हैं एजिंग, वो जो चीज है दैट इज नोन एज योर यूट्रोफिकेशन। ठीक है, और अगर ये जो चीज है ये अगर मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज से नहीं हो रही है, मान लीजिए, मतलब वैसे तो अगर ह्यूमन एक्टिविटीज से ही होती है जनरली यूट्रोफिकेशन जो है, लेकिन अगर आप ये मान लीजिए कि ये नेचुरल तरीके से हो रही है, न्यूट्रिएंट्स अगर बढ़ रहे हैं, ठीक है, अब धीमे धीमे न्यूट्रिएंट्स तो देखिए बढ़ेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन धीमे धीमे वो न्यूट्रिएंट जो है वो बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि जो यूट्रोफिकेशन होगा दैट इज नोन एज नेचुरल यूट्रोफिकेशन। ठीक है, सिमिलर जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है वो लेक्स का, वो एक्सेलरेटेड रेट पर भी हो सकता है। एक्सेलरेटेड रेट का मतलब है कि जब उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा जाएंगे। ठीक है, और वो कब होगा? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, जब हमारा वेस्ट वाटर और एग्रीकल्चर रन ऑफ जो है वो जाएगा किसी भी इस तरीके की लेक या वाटर बॉडी में, और उसको तो बोला जाएगा कल्चरल यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है? यूट्रोफिकेशन, पहले एक सिंपल वर्ड आपको समझ के चलना है। यूट्रोफिकेशन का मतलब हो गया एजिंग ऑफ लेक्स, या फिर आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट देखिए जनरली होगा, मतलब किसी भी वाटर बॉडी का या किसी भी लेक का
जनरली भी अगर हम बात करेंगे तो यूट्रोफिकेशन होगा, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो वो नेचुरल तरीके से हो रहा है उसको बोला जाएगा नेचुरल यूट्रोफिकेशन, और वो एक एक्सेलरेटेड रेट में हो सकता है, यानी कि उसके होने की जो दर है वो काफी तेज हो सकती है, ठीक है। और दर तेज होने की वजह से क्या होगा कि जल्दी न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट हो जाएगा, और इस तरीके से जो यूट्रोफिकेशन होता है उसको बोला जाएगा कल्चरल यूट्रोफिकेशन। आप कह सकते हैं कि कल्चरल यूट्रोफिकेशन जो है वो फास्ट होगा और जो नेचुरल यूट्रोफिकेशन है वो थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक। यूट्रोफिकेशन का मतलब आप समझ जाइए, सिंपल यह है कि न्यूट्रिएंट ऐड हो रहा है पानी में, ठीक है। अब वो न्यूट्रिएंट कहां से आएगा, कैसे होगा, इसको हम पूरा भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं इंडिया में। इंडिया में जो नेचुरल लेक्स है रिलेटिवली फ्यू, नेचुरल लेक्स हैं काफी कम है, मोस्टली लाई इन द हिमालयन रीजन, द फ्लड प्लेन्स ऑफ द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। बाकी ज्यादातर लेक्स कैसे हैं, क्योंकि अगर ये लिखा गया है कि नेचुरल लेक्स कम है तो ज्यादा क्या होंगे, ज्यादा होंगे हमारे आर्टिफिशियल लेक्स, यानी कि जो बनाए गए हैं, ठीक है, जो बनाए गए हैं। In the semi-arid and arid regions of western and peninsular India, tens of thousands of water bodies have been constructed over millennia, ठीक है। इसी में एक नाम दिया गया है, गुजरात के गिरनार एरिया में एक है, दैट इज लेक सुदर्शन, ठीक है। वॉज परहैप्स द ओल्डेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, डेटिंग बैक टू 300 BC। इसको जो है मौर्य डायनेस्टी के समय में बनाया गया था, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य के एक ऑफिसर थे, उन्होंने इसको बनवाया था। दैट वॉज दी सुदर्शन लेक इन गुजरात का जो गिरनार एरिया है वहां पर, ठीक है। 300 BC के आसपास है। ये वन ऑफ दी ओल्डेस्ट आप कह सकते हैं मैन मेड लेक इन इंडिया है, ठीक है। इसके बाद जिस तरीके से हमने वाटर बॉडीज को, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम की हमने पहले बात की थी, जैसे कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि एक्वेटिक सिस्टम को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, या हम 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या थे वो, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश और सैलाइन, ठीक है। तो सिमिलरली लेक्स को भी जो है इन्हीं 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, कि फ्रेश वाटर लेक्स हो सकते हैं, ब्रैकिश वाटर लेक्स हो सकते हैं और सैलाइन लेक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर 2-2 एग्जांपल आप लोगों के लिए सभी के लिख देता हूं, ठीक है। 2 फ्रेश वाटर लेक्स जो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, 2 फ्रेश वाटर, 2 ब्रैकिश और 2 सैलाइन। तो फ्रेश वाटर लेक्स जो इंडिया में पाए जाते हैं 2 बहुत ही ज्यादा कॉमन है, दैट इज योर डल लेक एंड वुलर लेक, ठीक है। डल लेक और वुलर लेक जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, ये दोनों के दोनों फ्रेश वाटर लेक है। इसके बाद में यहां पर आप लोगों के लिए 2 लिख देता हूं, दैट इज ब्रैकिश। ब्रैकिश का मतलब आप लोगों को पता है, जिसका पीपीटी कितना होता है 5 से 35 के बीच में, ठीक है। ब्रैकिश कौन कौन से है ये भी मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिख रहा हूं। एक है पुलिकट लेक, पुलिकट लेक इन आंध्रा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है ये। और दूसरा है आपका चिल्का लेक इन उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में जो चिल्का लेक है वो भी एक ब्रैकिश वाटर लेक है, ठीक। इसके बाद जो लास्ट वाला है दैट इज योर सैलाइन। सैलाइन का मतलब आप लोगों को पता है कि जिसका जो पीपीटी है वो कितना होगा 35 से ज्यादा, ठीक है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी था ये, दैट वाज योर पेंगोंग सो, ठीक है। पेंगोंग सो कहां पर है ये पेंगोंग सो, ये आपका जो लद्दाख का रीजन है वहां पर है, दैट इज पेंगोंग सो। और दूसरा एक लेक है दैट इज सांभर लेक इन राजस्थान, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, बाकी आप लोग चाहें तो इंटरनेट पर ढूंढ के और याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट के आधार पर क्या होगा, दे आर कैरेक्टराइज्ड एज ओलिगोट्रॉफिक, मीजोट्रॉफिक एंड यूट्रॉफिक, ठीक है। इसमें आपको देखिए जो वर्ड है वो इन पर ध्यान देना है, जो शुरुआती इनके रूट वर्ड्स हैं, दैट इज योर ओलिगो, यूट्रो और मीजो, ठीक है। ओलिगो का मतलब होता है वेरी लो, यानी कि बहुत कम न्यूट्रिएंट्स है। मीजो का मतलब है मॉडरेट, और ये यूट्रो पूरा नहीं, यू सिर्फ, यू का मतलब होता है वेरी हाई, ठीक है। बाकी हम लोगों को पता है कि जो ट्रॉफिक वर्ड है इसको हम लोग अपने जो फूड चेन वाला टॉपिक था वहां पर भी हम लोगों ने समझा है कि ट्रॉफिक का मतलब होता है रिलेटेड टू योर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स या नरिशमेंट से रिलेटेड ये वर्ड है, दैट इज ट्रॉफिक। वहां पर भी हम लोगों ने बात की थी ट्रॉफिक लेवल्स की, ठीक है। तो आपको वर्ड याद रखने हैं जो रूट वर्ड है, दैट इज ओलिगो, मीजो एंड यू, ठीक है। ओलिगो का मतलब होता है बहुत कम, मीजो का मतलब होता है मिडिल में लगभग मॉडरेट, और यू का मतलब होता है हाई, ठीक है। तो कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट के आधार पर जो भी लेक्स वगैरह हैं उनको इस तरीके से डिवाइड किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। आइए इनके बारे में देखते हैं थोड़ा थोड़ा। ये बुक में आप लोगों के लिए नहीं है कंटेंट, ये मैंने आप लोगों के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड की है। सबसे पहले हम देखेंगे ओलिगोट्रॉफिक लेक क्या होता है। ओलिगोट्रॉफिक का मतलब आप लोगों को पता है कि इसमें क्या है, वेरी लेस न्यूट्रिएंट है, ठीक। तो वेरी लेस न्यूट्रिएंट होने का मतलब है कि आप लोगों को इस तरीके से दिख सकता है कि पानी बिल्कुल कैसा होगा, बिल्कुल क्लियर वाटर है, यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना।
तो देखिए ऑलिगो मीन्स वेरी लिटिल, देयरफॉर ऑलिगोट्रॉफिक मीन्स वेरी लिटिल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स देखिए क्या क्या है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। और ये कहां से आएंगे, ये हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी हम फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, जो उर्वरक वगैरह यूज करते हैं जिससे हम अपने प्लांट्स वगैरह की, क्रॉप्स वगैरह की जो पैदावार बढ़ाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, उसमें से आएंगे फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन यहां पर होंगे बहुत ही कम। द फिश फाउंड इन ऑलिगोट्रॉफिक लेक्स लाइक कोल्ड हाई ऑक्सीजनेटेड वाटर एग्जांपल्स इंक्लूड लेक ट्राउट एंड व्हाइट फिश। ठीक है, यहां पर इस तरह की फिश की प्रजातियां जो पाई जाती हैं। ऑलिगोट्रॉफिक लेक्स में ऑक्सीजन इज फाउंड एट हाई लेवल्स थ्रू आउट द वाटर कॉलम। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा होगी। लो एल्गल कंसंट्रेशन अलाउज डीपर लाइट पेनिट्रेशन एंड लेस डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्योंकि देखिए पानी जितना ज्यादा साफ होगा, एल्गी की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी, उतना ज्यादा यहां पर क्या होगा कि लाइट की पेनिट्रेशन जो है वो ज्यादा नीचे तक आ सकती है। ठीक है, और हमने क्या बात की थी, हमने कल के लेक्चर में एक टर्म की बात की थी, दैट वाज योर फोर्टिक जोन, यानी कि फोर्टिक जोन की जो डेप्थ है वो यहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। फोर्टिक जोन डेप्थ विल बी हायर। ठीक है, इस तरीके से आप कंसेप्ट्स को जो है वो समझ सकते हैं और साथ के साथ रिलेट भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो दूसरे टाइप का लेक है दैट इज योर मीजोट्रॉफिक। ठीक है, मीजोट्रॉफिक में आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर आप सेडिमेंट देखिए कितना कम है, सिर्फ इतने एरिया में ही सेडिमेंट है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि धीमे धीमे क्या हो रहा है कि सेडिमेंट जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पर देखिए सेडिमेंट जो है थोड़ा सा बढ़ गया कंपेयर टू प्रीवियस केस। ठीक, और यहां पर मीजो वर्ड है, मीजो का मतलब होता है मॉडरेट। ठीक, मीजो मीन्स मिडिल और मिड, देयरफॉर मीजोट्रॉफिक मीन्स अ मीडियम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। ठीक, मीजोट्रॉफिक लेक्स आर ग्रेट फिशिंग लेक्स एंड आर होम टू मैनी स्पोर्ट फिश सच एज वॉल आई, पर्च, स्मॉल माउथ बेस, मस्कीलंग एंड नॉर्दर्न पाइक। ठीक है, ये कुछ फिशेस के नाम है, ऐसा आप लोगों को याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, मीजोट्रॉफिक लेक जो है इट सेपरेट इनटू लेयर्स इन दी समर। गर्मियों के टाइम पर क्या होता है कि ये लेयर में जो है वो सेपरेट हो जाता है, यानी कि इसको टर्म बोला जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। इस तरीके के लेक्स का क्या होता है, गर्मियों में स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है। ठीक, द टॉप लेयर ऑफ वाटर बिकम्स वार्म व्हेन द सन एंड कंटेन्स एल्गी। जो ऊपर का पार्ट होता है वहां पर क्या होगा कि गर्मी के दिनों में एल्गी पैदा होगी। क्यों, क्योंकि वहां पर ज्यादा हीट आएगी। ठीक है, सन की वजह से। द बॉटम लेयर रिमेन्स कूलर एंड कैन बिकम अनॉक्सिक इन मिड समर। अब ये अनॉक्सिक का मतलब क्या होता है, एनॉक्सिक का मतलब होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक, ऑक्सीजन की कमी क्यों होगी, अगर ऊपर के पोर्शन में क्या है कि एल्गी होगी, ठीक है, नीचे के पोर्शन में फिशेस वगैरह होंगी, वो फिशेस वगैरह जब नीचे मरेंगी उनका डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन होगा तो हमारी ऑक्सीजन यूज होगी। ठीक है, हमने कल भी बात की थी कि जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो एरोबिक बैक्टीरियाज हमारा जो डिकम्पोजिशन करते हैं वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और ऑक्सीजन का अगर वो यूज करेंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है एनॉक्सिया। और इसी में एक टर्म आता है दैट इज नोन एज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होता है कि जब ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है। ठीक, दैट बिकम्स द वेरी लास्ट स्टेज ऑफ यूट्रोफिकेशन, जहां पर ऑक्सीजन लगभग खत्म हो जाती है। यहां पर क्या है कि ऑक्सीजन कम हो रही है। क्यों कम हो रही है ये आपको समझना है कि नीचे के पोर्शन में क्या है कि जो बैक्टीरिया है, जो एरोबिक बैक्टीरियाज है, वो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं और वो ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि हाइपोक्सिया, एनॉक्सिया की कंडीशन बन रही है और ऑक्सीजन कम हो रही है। ठीक, इसके बाद जो तीसरा है ये आप देख सकते हैं यूट्रोफिक लेक। इसमें आप देख सकते हैं कि जो कितना ज्यादा यहां पर सेडिमेंट हो चुका है, पूरा का पूरा ये लेक लगभग इससे भर चुका है। ठीक, यू का मतलब होता है ट्रू, देयरफॉर यूट्रोफिक लिटरली मींस ट्रू न्यूट्रिएंट्स और ट्रूली न्यूट्रिएंट रिच। न्यूट्रिएंट कौन कौन से ये आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, ये दो ही न्यूट्रिएंट होंगे, दैट इज योर फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। आएंगे कहां से, फर्टिलाइजर से। ठीक, यूट्रोफिक लेक्स आर शैलो। ये क्योंकि शैलो होंगे क्योंकि देखिए इसमें सादा का सारा तो पानी भर गया है, मतलब ये न्यूट्रिएंट भर गया है, तो इसमें अब जगह तो बचेगी नहीं। ठीक है, हैव मर्की वाटर। मर्की वाटर का मतलब होता है डार्क एंड ग्लूमी वाटर। आप देख सकते हैं पानी यहां से किस तरीके से आपको गंदा सा दिख रहा है। ठीक है, एंड मकी एंड सॉफ्ट बॉटम्स। मकी बॉटम का मतलब है कि जिसमें कवर्ड विद डर्ट। अब आप यहां पर देख सकते हैं कितना ज्यादा ये पूरा का पूरा डर्ट भर चुका है। ठीक है, दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी। अब इसमें क्या है कि प्लांट्स एंड एल्गी जो है वो काफी ज्यादा उगेंगे। क्यों उगेंगे प्लांट्स एंड एल्गी ज्यादा, क्योंकि प्लांट्स एंड एल्गी को तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट मिल रहा है। हम देखिए इसको कंसेप्ट को आप बिल्कुल अच्छे से समझ के चलिएगा कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को हम लोग यूज करते हैं किसमें, मैंने आपको बताया फर्टिलाइजर में। ठीक है, फर्टिलाइजर में हम यूज करते हैं, और फर्टिलाइजर का यूज क्यों किया जाता है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि क्रॉप की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा क्या होंगे कि प्लांट्स वगैरह जो है वो ग्रो करेंगे। ठीक है, तो अब जब ये न्यूट्रिएंट्स जो फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन है, जब ये हमारे
वाटर में आएंगे, यानी कि जो हमारे इस तरीके के एक्वेटिक इकोसिस्टम में जब ये एंटर करेंगे, तो यहाँ के जो एक्वेटिक प्लांट्स और जो एक्वेटिक एल्गी होती है, ठीक है, एल्गी बेसिकली कुछ नहीं है, एक तरीके से आप लोगों के घर में भी ये होकी है, देखी होगी आपने, बरसात के दिनों में काई बोला जाता है जिसको, ठीक है, ग्रीन ग्रीन सा दिखता है, काई बोलते हैं इसको जनरल टर्म्स में, ठीक है। तो जनरली क्या होगा कि जब उसको न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलेगा तो वो ज्यादा ग्रो करेगा। तो इस वजह से आपको ये बात समझनी है, आप लोगों की बुक में एक जगह पे ये लिखा गया है कि यूट्रोफिकेशन की जो स्टेज है उसमें शुरुआती समय में, उसमें मतलब लिखा ऐसा शुरुआती एंड नहीं दिखा गया, उसमें ये लिखा गया है कि यूट्रोफिकेशन के टाइम पर ऑर्गेनिजम्स बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यूट्रोफिकेशन की जब प्रोसेस बिल्कुल आप तरीके से कह सकते हैं कि सैचुरेट हो गई है, तब हमारे ऑर्गेनिजम्स मरेंगे उसमें और तब ऑर्गेनिजम्स कम होंगे। अदरवाइज यूट्रोफिकेशन की जो स्टेज है वहां पर न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे और न्यूट्रिएंट ज्यादा होने की वजह से वहां पर ऑर्गेनिजम्स जो है वो ज्यादा होंगे, प्लांट, चाहे वो प्लांट ऑर्गेनिजम्स हो चाहे वो एनिमल ऑर्गेनिजम्स हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही चीज यहां पर लिखी गई है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है यानी कि फास्फोरस और नाइट्रोजन है, दे सपोर्ट हाई डेंसिटीज ऑफ एल्गी, फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। सिंस यूट्रोफिक लेक्स हैव सो मच बायोमास, देयर इज अ लॉट ऑफ डिकम्पोजिशन अकरिंग एट द बॉटम। तो यहां पर बायोमास बहुत ज्यादा है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा प्लांट है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स वगैरह है, तो इस वजह से क्या है कि बायोमास बहुत ज्यादा है, और बायोमास बहुत ज्यादा है तो इसीलिए क्या है कि उतने ही ज्यादा बायोमास जो है वो डाई भी होंगे, और डाई होंगे तो उनका डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन होगा तो फिर क्या है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी, और इसी तरीके से फिर ये पूरा का पूरा जो एक जोन है, यूट्रोफिकेशन का जो जोन होता है, वो बाद में जाके अभी हम देखते हैं उसको किस तरीके से वो एक डेड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है वो मैं भी आपको आगे बताता हूं, ठीक। ये बात आप फिलहाल समझ गए किस तरीके से यूट्रोफिकेशन के ये तीन जो लेक मैंने आपको बताया, दैट इज ओलिगोट्रॉफिक लेक क्या है, मीजोट्रॉफिक लेक क्या है और यूट्रोफिक लेक क्या है, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये पार्ट आप लोगों की बुक में नहीं दिया गया है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया में जो है मेजॉरिटी ऑफ द लेक्स जो इंडिया में पाए जाते हैं वो या तो यूट्रोफिक है या फिर मीजोट्रॉफिक है, ठीक है, यानी कि ओलिगोट्रॉफिक लेक यहां पर बहुत कम है, बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स डिराइव्ड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स और ऑर्गेनिक वेस्ट एंटरिंग देम, क्योंकि उनके सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट आ रहा है, तो इसलिए यहां पर न्यूट्रिएंट की रिचनेस जो है वो लेक्स में ज्यादा है, इसलिए या तो वो यूट्रोफिक है या फिर वो मीजोट्रॉफिक है, ठीक है, ओलिगोट्रॉफिक नहीं है। इसके बाद अब न्यूट्रिएंट्स को बेसिकली किस तरीके से निकाला जाएगा लेक से, क्योंकि अभी हम आगे जाके समझेंगे कि यूट्रोफिकेशन में जो है वो एक तरीके से होना सही बात नहीं है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से निकाला जा सकता है, फ्लशिंग विद न्यूट्रिएंट पुअर वाटर्स, यानी कि न्यूट्रिएंट पुअर वाटर्स अगर उसमें डाला जाए तो उससे निकाला जा सकता है। डीप वाटर एब्स्ट्रैक्शन, डीप वाटर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि उसमें जो भी डिकम्पोज मटेरियल है उसको निकाला जाए। ऑन साइड पी एलिमिनेशन, पी एलिमिनेशन का मतलब है फॉस्फोरस का एलिमिनेशन करना है बाय फ्लकोलेशन और फ्लोटेशन विद वाटर ब्लैक फ्लो और फ्लोटिंग प्लांट नेसी विद एड्जॉर्बेंट्स, ठीक है। एड्जॉर्बेंट्स का यूज करना है, यानी कि कुछ इस तरीके के मटेरियल्स हैं या किस तरीके के केमिकल्स हैं जिनके सरफेस पर जो है वो जो फॉस्फोरस है वो चिपक जाए, स्टिक हो जाए, तो उसको फिर वहां से निकाला जा सकता है, ठीक है। ऑन साइड एल्गी रिमूवल बाय फिल्टर्स एंड पी एड्जॉर्बर्स, वही है ये भी। ऑन साइड एल्गी स्किमिंग एंड सेपरेटर थिकनिंग, आर्टिफिशियल मिक्सिंग और डीस्ट्रेटिफिकेशन, परमानेंट और इंटरमिटेंट, हार्वेस्ट ऑफ फिशेस एंड मैक्रोफाइट्स एंड स्लज रिमूवल, ठीक है। ये कुछ इस तरीके के मतलब तरीके दिए गए हैं जिनसे हम लोग क्या है कि न्यूट्रिएंट्स को वहां से निकाल सकते हैं। बेसिकली हमें बात ये समझ के चलनी है कि जितना भी उसमें पॉल्यूटेंट हम लोगों ने ऐड किया है, चाहे वो नेचुरल ऐड हुआ है या वो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू ऐड हुआ है, जो भी फॉस्फोरस जो भी नाइट्रोजन ऐड हुआ है उसको हमने वहां से बाहर निकालना है, बस ये सीधी सी बात है, ठीक है। अब हम यहां पर समझते हैं यूट्रोफिकेशन को डिटेल में कि यूट्रोफिकेशन बेसिकली क्या है, ठीक। अभी तक हम लोगों ने लेक्स के बारे में समझ गया, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो चुका है कि यूट्रोफिकेशन वर्ड जो है उसमें यू का मतलब ही अपने आप है ज्यादा होना, ठीक है, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में होना, और ट्रॉफिकेशन का मतलब, ट्रॉफिक का मतलब आपको पता ही है, ट्रॉफिक का मतलब है न्यूट्रिएंट का ज्यादा होना, ठीक। तो यही चीज यहां पर समझाई गई है। ग्रीक वर्ड यूट्रोफिया मींस एडिक्वेट और हेल्दी न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें यू का मतलब हो गया हाई और ट्रॉफिक का मतलब है न्यूट्रिशन, ठीक। तो यूट्रोफिया का मतलब हो गया एडिक्वेट या फिर हेल्दी न्यूट्रिशन, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि जितने न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक। तो यूट्रोफिकेशन इज अ सिंड्रोम ऑफ इकोसिस्टम रिस्पॉन्स टू द एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल और नेचुरल न्यूट्रिएंट्स। फिर से ध्यान रखिएगा, या तो आर्टिफिशियल तौर पर ऐड हो रहे हैं या नेचुरल तौर पर ऐड हो रहे हैं, सच एज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स थ्रू फर्टिलाइजर, सीवेज एक्सेट्रा दैट फर्टिलाइज द एक्वेटिक इकोसिस्टम। आपको यह बात बिल्कुल अच्छे से समझ के चलनी है कि हम लोग फर्टिलाइजर का यूज क्यों करते हैं। फर्टिलाइजर का यूज इसलिए किया जाता है ताकि क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा उगाया जा सके, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी यील्ड बढ़ सके,
तो अगर वही फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स होते हैं वो हमारे फील्ड में या हमारे एग्रीकल्चर में हमें हेल्प करते हैं, तो वही जब न्यूट्रिएंट्स जो हैं या फिर वही जो आप कह सकते हैं केमिकल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, ये जब एक्वेटिक इकोसिस्टम में एंटर करेंगे तो वहां पर भी ये सेम ही रोल दिखाएंगे। ठीक है, प्लांट अगर ग्रो वहां कर रहे थे तो प्लांट यहां भी ग्रो करेंगे। अब वहां पर हमें उसका फायदा हो रहा था लेकिन यहां पर हमें उसका नुकसान है। ठीक है, ये चीज समझनी है। इट इज प्राइमरी क्लॉज्ड बाय द लीचिंग ऑफ फॉस्फेट एंड और नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड्स इनटू लेक्स और रिवर्स। यानी कि जब एग्रीकल्चर लैंड से हमारे जो इस तरीके के मतलब जो सरफेस रन ऑफ होगा एक तरीके से आप कह सकते हैं, जिसमें क्या है फॉस्फेट होगा, नाइट्रेट होगा, वो जब हमारे लेक्स और रिवर्स में पहुंचता है तब ये प्रॉब्लम होगी। किसकी प्रॉब्लम? यूट्रोफिकेशन की। ठीक, द ग्रोथ ऑफ ग्रीन एल्गी विच वी सी इन द लेक सरफेस लेयर इज द फिजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यानी किसी भी लेक की सरफेस के ऊपर अगर आपको ग्रीन एल्गी यानी कि जिसको मैं बता रहा हूं हरी रंग की जो काई सी जम जाती है, अगर वो आपको दिख रही है तो आप ये समझ सकते हैं कि वहां पर यूट्रोफिकेशन हो रहा है। ठीक, some algae and blue-green bacteria thrive on the excess ions and a population explosion covers almost entire surface layer is known as algal bloom. This growth is unsustainable however. ठीक है, ये बात आपको समझ के चलनी है कि अगर थोड़ा बहुत हो रहा है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो नेचुरल फिनोमेना है, थोड़ा बहुत काई तो जमेगी। ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है यानी कि उसका जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो पूरे के पूरे अगर सरफेस लेयर को, अगर एंटायर सरफेस लेयर को कवर कर लेता है तो उसको बोला जाता है एल्गल ब्लूम। ठीक है, फिर ये एल्गल ब्लूम क्या करेगा कि जो ये एल्गल ब्लूम हो रहा है यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में आपकी इस तरीके से एल्गी वगैरह जम गई है सरफेस लेयर के ऊपर से, तो ये क्या करेगा कि ये सनलाइट को अंदर नहीं जाने देगा। ये बात आप समझ गए, सरफेस के ऊपर एल्गी जम गई है तो ये सनलाइट को अंदर नहीं जाने देगा। अब सनलाइट को ये अंदर नहीं जाने देगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? हमें पता है कि ऑक्सीजन तो सभी रेस्पायरिंग एनिमल्स को चाहिए पानी में, एंड इट इज रिप्लेनिश्ड बाय डिफ्यूजन एंड फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वहां पर नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि वहां पर सनलाइट नहीं आ रही है। ऑक्सीजन तो जितनी भी होगी वो यूज होगी, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का कंजम्पशन तो होगा, बट ऑक्सीजन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिप्लेनिश नहीं होगी, या ऑक्सीजन वहां पर प्रोड्यूस नहीं हो रही है, प्रोडक्शन ऑक्सीजन का खत्म हो चुका है। लेकिन फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है क्योंकि रेस्पिरेशन तो हो रहा है क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन है वहां पर रेस्पिरेशन, तो जब तक भी ऑक्सीजन होगी जितने भी प्लांट ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर तो करेंगे। ठीक, बिना सांस लिए तो कोई भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो द ऑक्सीजन लेवल इज ऑलरेडी लो। अब ऑक्सीजन काफी कम है, पहले ही ऑक्सीजन कम है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा है। हमने क्यों बात करी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज्यादा होने की? अगर जो आप लोगों की बुक में लिखा गया, अगर आप वहां से कंफ्यूज होंगे कि यूट्रोफिकेशन की कंडीशन में जो ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत कम है, अगर भैया ऑर्गेनिज्म बहुत कम है तो फिर ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और ज्यादा जरूरत अगर ऑक्सीजन की पड़नी नहीं है तो फिर जितनी भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है उससे काम चल सकता है, तो फिर तो ये यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस होगी ही नहीं। ठीक है, इसीलिए वो बुक में जो आपके कॉलम दिया गया है वो मैंने यहां पर इंक्लूड इसीलिए नहीं किया है क्योंकि उसमें मुझे कुछ थोड़ा सा मतलब लगा कि आप लोगों को वो समझ में नहीं आएगा ढंग से। लेकिन फिर भी अगर जो लोग उस बुक को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे अभी जो इस वीडियो को देखने के बाद बोलेंगे कि सर आपने ये टेबल छोड़ दी, ये टेबल नहीं समझाई, तो उनके लिए मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि मैंने वो टेबल क्यों इंक्लूड नहीं की है, क्योंकि उसको इंक्लूड करने से आप लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा होता है। इसीलिए मैं आपको चीजें जो है वो क्लियर कर रहा हूं। उस टेबल में आप लोग देखेंगे जहां पर आपको दो टाइप के लेक्स के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब ऑलिगोट्रॉफिक और जो आपका यूट्रोफिक है उसके बारे में ऑलिगोट्रॉफिक और यूट्रोफिक प्रोसेस को समझाया गया है। और उसका लास्ट अगर आप पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 8 है आई थिंक, उसमें आप देखेंगे आपको लिखा हुआ दिखेगा कि जो यूट्रोफिकेशन है वहां पर ऑर्गेनिजम्स कम होते हैं। तो वो मतलब उसको आप समझिएगा कि वो एंड होने के बाद है। ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूं क्या है। ठीक है, तो पहले आप ध्यान से समझिएगा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज्यादा होने की वजह से क्या है कि ऑक्सीजन का लेवल पहले ही कम है क्योंकि ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। ठीक, और उसके बाद क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फीड करेंगे डेड एल्गी के ऊपर, वो भी ऑक्सीजन को यूज करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, एल्गी जो है सरफेस के ऊपर उग रही है, पैदा हो रही है एल्गी। अब वो एल्गी जो है जब उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ेगी वो डिकम्पोज करके वो नीचे की तरफ को गिरेगी। ठीक है, यानी कि वो बॉटम की तरफ को जाएगी, और बॉटम की तरफ को जब एल्गी जाएगी तो उसके ऊपर फिर डिकम्पोजर्स काम करेंगे, और डिकम्पोजर्स भी ऑक्सीजन का यूज करेंगे अगर वो एरोबिक डिकम्पोजर्स है तो, एरोबिक बैक्टीरियाज वगैरह है तो। ठीक है, अब वो भी ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं। ऑक्सीजन का यूज वहां पर जितने ऑर्गेनिजम्स है वो भी यूज कर रहे हैं, और ऑर्गेनिजम्स की मात्रा बढ़ भी चुकी है ड्यू टू योर ये आपका जो न्यूट्रिएंट्स रिच हुआ है उसकी वजह से। ठीक है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ चुका है, ऑक्सीजन का रिप्लेनिशमेंट हो नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी?
प्रॉब्लम ये आएगी कि ऑक्सीजन का लेवल हो जाएगा कम, ऑक्सीजन का लेवल हो जाएगा रिड्यूस, और इससे जो वहां की फिशेस और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल सफोकेट एंड दे विल डाई। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो थोड़े समय तक वो हो सकता है कि कुछ सस्टेन करे, ठीक है, थोड़ा बहुत उनको सफोकेशन वगैरह होगी, और उसके बाद जब कंडीशन ज्यादा ही खराब हो जाएगी तो फिर वो मर जाएंगे। तो अभी तो मैंने बात करी आपसे ये डिकम्पोजिशन को लेकर एरोबिक बैक्टीरिया से। अब ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एरोबिक बैक्टीरियाज ही होंगे, वहां पर कुछ उसके बाद जब इस तरीके की ये फिशेस और अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डाई करेंगे, जो हमारी एल्गी डाई कर रही थी, डिकम्पोज कर रही थी, उसके ऊपर कुछ एनारोबिक बैक्टीरियाज भी काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरियाज को तो वैसे भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको तो एयर चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो एनारोबिक कंडीशंस जो है उससे क्या होगा, कैन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, और उससे क्या है कि कुछ वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कुछ पॉइजनस कंपोनेंट्स को वो प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो बर्ड्स और मैमल्स हैं उनके लिए ये और ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स तो ऑक्सीजन की कमी के कारण पहले ही मर गए, अब सारे के सारे एक साथ तो मरेंगे नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो थोड़ा सा रेजिस्टेंट हो, वो थोड़ा समय तक सर्वाइव कर जाए, तो वो फिर किससे मरना शुरू हो जाएंगे, जो ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो है ये जो हमारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे उससे, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होगा कि ऑल दिस इवेंचुअली लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक सिस्टम एंड डेथ ऑफ इट्स ऑर्गेनिजम्स। तो अब धीमे धीमे करके वहां पर ऑर्गेनिजम्स की डेथ होनी शुरू हो जाएगी, और उससे क्या है कि जो प्लांट और एनिमल की वहां पर पॉपुलेशन थी वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी, और डिग्रेडेशन ऑफ वाटर एंड हैबिटेट क्वालिटी। और अब आप कह सकते हैं कि यूट्रोफिकेशन जो है वो पूरा का पूरा अपने एंड की तरफ को पहुंच रहा है, और इससे क्या होगा कि अब जो जोन बन जाएगा वहां पर दैट विल बी अ डेड जोन, क्योंकि वहां पर धीमे धीमे करके सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाएंगे। ये बात क्लियर है, और वो अपने आप उसकी जो आप कह सकते हैं क्लियरिंग या कह सकते हैं क्लीनिंग अपने आप नहीं होगी। यानी कि किसी लेक में अगर यूट्रोफिकेशन हो रहा है और अगर उसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो वो एरिया जो है या वो जो लेक है, जो वाटर बॉडी है, वो उसको डेड जोन बनने में टाइम नहीं लगेगा। ये बात आप समझ जाइए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोगों के आसपास कहीं इस तरह का कोई लेक वगैरह है या कुछ भी है तो थोड़ा सा उसकी आप लोग केयर कीजिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक पढ़े लिखे इंसान होने के नाते आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि अगर इतना आप लोगों को समझाया जा रहा है या इतना आप लोगों को अगर पता है कि यूट्रोफिकेशन होता है और अगर इसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो ये एक डेड जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा ये आप लोगों की मैं कहता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज की तरफ को ध्यान दें, ठीक है। यहां पर बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा यूट्रोफिकेशन समझाया गया है। आई थिंक ये डायग्राम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, पर ठीक है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि यूट्रोफिकेशन में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस है वो हमारा आ रहा है वाटर बॉडी में, वाटर बॉडी में आ रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि एल्गी ब्लूम हो रही है, एल्गी ज्यादा पैदा हो रही है, ठीक है। एल्गी ज्यादा पैदा हो रही है तो उससे क्या है कि जो सेडिमेंट्स हैं वो सनलाइट को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक। सनलाइट को अगर वो ब्लॉक कर रहे हैं फिर उसके बाद ये एल्गी जो है ये डाई कर रही है, डाई करके नीचे की तरफ को आप देख सकते हैं जा रही है, और यहां पर इसका जो है वो डीके होगा, और डीके हो रहा है तो ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, क्योंकि ये किस तरीके का डीके हो रहा है, दिस इज एन एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो डीके कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या है कि धीमे धीमे जो प्लांट्स, जो एनिमल स्पीशीज है वो सफोकेट करना शुरू करेंगे, और एनिमल स्पीशीज सफोकेट करना शुरू करेंगे तो वो धीमे धीमे मरना शुरू हो जाएंगे, और कुछ समय के बाद, थोड़े टाइम के बाद, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये जो पूरे के पूरे वाटर बॉडी है, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू अ डेड जोन, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ जानी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर मैंने थोड़ा सा एक और डेटा आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यूट्रोफिकेशन जो जोन्स हैं वो किस किस तरीके से है। स्पेसिफिकली अगर आप इंडिया की बात करें तो यहां पर आप देक सकते हैं, आपको इंडिया का रीजन भी दिख रहा है, इंडिया का जो कोस्टल रीजन है वहां पर क्या कंडीशन है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। यूट्रोफिक जोन्स आपको दिखाए गए हैं, यहाँ पर हाइपोक्सिक जोन दिखाए गए हैं, और कुछ ऐसे जोन्स भी हैं जो रिकवरी में है, ठीक है। रिकवरी इनकी क्यों हो रही है, क्योंकि इनके लिए समय रहते आप कह सकते हैं कि जो है कदम उठा लिया गया है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह कम कर दिए गए हैं, तो थोड़ा सा ये अब रिकवर कर रहे हैं, ठीक। यहां पर ये चीज लिखा गया है कि एबनॉर्मल डिप्लीशन इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स इन ओशियंस हैव इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द पास्ट 40 years लीडिंग टू अबाउट 400 डेड जोन्स वर्ल्ड वाइड। पूरे के पूरे वर्ल्ड में 400 से ज्यादा डेड जोन जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। और आपको मैं एक सैटेलाइट इमेज दिखाता हूं, दिस इज द सैटेलाइट इमेज ऑफ द कैस्पियन सी, ठीक है। जो हमारा कैस्पियन सी है उसकी ये सैटेलाइट इमेज है, और यहां पर आप बिल्कुल क्लियरली जो है ये वाला रीजन देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको कितनी ज्यादा ग्रीन कलर की एल्गी दिख रही है, यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं। तो दिस इज योर नियर टू बिकमिंग अ डेड जोन, ठीक है। ये एक सैटेलाइट इमेज है कैस्पियन सी की, ठीक है।
चलिए इसके बाद आगे हम बात करते हैं। दो मैंने आपको वैसे जनरली पहले ही बता दिया है कि दो तरीके की यूट्रोफिकेशन है, एक नेचुरल है, दूसरी मैनमेड है। ठीक है, नेचुरल का मतलब क्या है कि डिपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि डिपोजिशनल एनवायरनमेंट से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह आएंगे, व्हेन द न्यूट्रिएंट्स फ्लो इनटू द सिस्टम ऑन टेम्पोरल बेसिस, मतलब धीमे धीमे करके वो आएंगे और इस तरीके के होने को जो है वो सेंचुरीज लगेंगे। सीजनली अनइंडेटेड ट्रॉपिकल फ्लड प्लेन्स, ठीक है, तो सीजनली जो ट्रॉपिकल फ्लड प्लेन्स है वहां से जो पानी वगैरह आता है, जो बाढ़ वगैरह आती है, वहां से जो न्यूट्रिएंट्स उनके साथ आएंगे वो नेचुरल हो जाएगा। मैन मेड जो है वो थोड़ा सा जल्दी होगा। देखिए मैन मेड यूट्रोफिकेशन जो है वो डिकेड्स यानी कि दशकों में हो जाएगा और ये सेंचुरीज में हो रहा है। ठीक, मैंने आपको बताया था नेचुरल जो है वो थोड़ा सा स्लो होगा, जो मैन मेड है या जो कल्चरल हम बात की थी यूट्रोफिकेशन की, थोड़ा सा फास्ट होगा। ठीक है, और इसके लिए जो इनपुट्स है वो कहां से आ रहे हैं? दीज इनपुट्स में कम फ्रॉम अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्जेस, रन ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम फार्म फील्ड्स, गोल्फ कोर्सेज, पार्क्स एक्सेट्रा, एंड फ्रॉम एनिमल वेस्ट, कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये जो है गैसेस प्रोड्यूस कर रही है एज सच, और हमें पता है कि ये नॉक्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो नॉक्स जो प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से भी ये चीज है। ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन इन दी कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज में अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी वजह से भी वहां पर जो है पॉल्यूशन वगैरह बढ़ेगा। ठीक है, और पॉल्यूशन वगैरह बढ़ेगा तो फिर इस तरीके के जो ये नाइट्रोजन वगैरह है, जो फॉस्फेट्स वगैरह है, ये बढ़ेंगे और ये फिर पानी में जाएंगे तो फिर ये यूट्रोफिकेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सोर्सेज की बात की गई है कि दो तरीके के सोर्सेज से जो ये न्यूट्रिएंट्स है वो आते हैं। ठीक है, पहला है पॉइंट सोर्स और दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब है कि ये एक ही इन्फ्लुएंस से आ रहे हैं, मतलब हमें ये पता है कि ये जो न्यूट्रिएंट हमारे आ रहे हैं या जो हम कह सकते हैं कि पॉल्यूटेंट हमारे आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं वो हमें पता है। ठीक है, इन पॉइंट सोर्स न्यूट्रिएंट वेस्ट ट्रेवल्स डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू द वाटर एंड पॉइंट सोर्सेज आर इजी टू रेगुलेट, क्योंकि अगर हमें पता है कि ये कहां से आ रहे हैं तो हम इनको रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब है कि ये डिफ्यूज्ड सोर्स या इल डिफाइंड सोर्सेज से आ रहे हैं, मतलब हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि कहां से ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह आ रहे हैं। वेरी स्पेशली एंड टेम्पोरली एंड आर डिफिकल्ट टू रेगुलेट, यानी कि ये किसी भी जगह से आ सकते हैं। ठीक है, ना तो इनकी जो है वो जगह फिक्स है, ना इनका जो टाइम है वो फिक्स है। ठीक है, तो ये कहीं से भी आ सकते हैं, इसीलिए जो इस तरीके के हमारे पॉइंट्स नॉन पॉइंट सोर्सेज होते हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट टू रेगुलेट, तो इनका जो रेगुलेशन है वो काफी मुश्किल है। ठीक है, यहां पर आप समझ गए कि टाइप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन भी समझ गए आप, नेचुरल क्या है, मैनमेड क्या है, और सोर्सेज जो हमारे न्यूट्रिएंट का है वो कहां कहां से आ रहा है। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज भी हो सकता है, नहीं पॉइंट सोर्सेज भी हो सकता है और नॉन पॉइंट सोर्सेज भी हो सकता है। ठीक, पॉइंट सोर्सेज का मतलब है कि ऐसे आप कह सकते हैं इजीली आइडेंटिफिएबल सोर्सेज है। ठीक है, वो हमें पता है कि कहां से आ रहे हैं तो उनको रेगुलेट वगैरह जो है वो किया जा सकता है। कुछ नॉन आइडेंटिफिएबल सोर्सेज भी हो सकते हैं या आप कह सकते हैं कि डिफ्यूज्ड सोर्सेज भी हो सकते हैं, उनको रेगुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, इसके बाद ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ऑफ यूट्रोफिकेशन, ये एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाया गया है, ये आप लोगों की बुक से ही मैंने लिया है, तो थोड़ा सा इसको जल्दी से देख लेते हैं, इससे हमें जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, एग्रीकल्चरल रन ऑफ और अनट्रीटेड सीवेज है, ये जाएगी एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ट्रांसपोर्ट होगी इसकी। ठीक है, इससे क्या होगा कि न्यूट्रिएंट का वहां पर एक्यूमुलेशन होगा और एनरिचमेंट होगा। उसके बाद जब ये होगा तो वहां पर एल्गी की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी, ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी होगा, उसी को बोला जाएगा एल्गल ब्लूम। ठीक है, ये एल्गी क्या करेगी, जो एक्वेटिक सरफेस लेयर है उसको कवर करेगी। ठीक, उससे क्या होगा, सनलाइट की पेनिट्रेशन कम हो जाएगी, और सनलाइट की पेनिट्रेशन कम होगी तो हमारा क्या है कि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये डीओ का मतलब है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि वहां पर क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी नहीं, तो जो अंडरग्राउंड हमारे एक्वेटिक एल्गी और प्लांट्स हैं वो मरने शुरू हो जाएंगे। ठीक, उससे क्या होगा कि बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन कंज्यूम्स द अवेलेबल ऑक्सीजन इन दी एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब जो ये प्लांट और ये एल्गी डाई कर रहे हैं इसके ऊपर जो डिकम्पोजिशन हो रहा है और वो किस तरीके का है, मैंने आपको फिर से बताया, जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन है वो भी एरोबिक। ठीक है, कि जो ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, और ऑक्सीजन को यूज कर रहा है तो उससे क्या है कि हमारी एनॉक्सिया की कंडीशन पैदा हो रही है। एनॉक्सिया की कंडीशन मैंने आपको बताया कि डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रही है, काफी कम हो रही है। ठीक है, इसके बाद ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो डाई कर जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ डीओ, यानी कि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो धीमे धीमे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और उससे क्या है कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो डिग्रेड कर जाएगा, वो उसकी हालत जो है खराब हो जाएगी। ठीक है, यहां पर आई थिंक मैंने पीछे आप लोगों को जो चीज बताई उसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। एनॉक्सिया का मतलब है नो ऑक्सीजन। ठीक है, आई थिंक मैंने थोड़ा सा आप लोगों को वहां पर गलत बता दिया वो। ठीक है, तो हाइपोक्सिया का मतलब होता है लेस ऑक्सीजन। ठीक है, हाइपोक्सिया का मतलब है कम ऑक्सीजन होना, और एनॉक्सिया का मतलब है नो ऑक्सीजन, मतलब हाइपोक्सिया पहले आएगा और एनॉक्सिया जो है वो लास्ट कंडीशन हो गई जब ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, दैट इज नोन एज एनॉक्सिया। ठीक, थोड़ा सा उसको आप वहां पर पीछे हो सकता है तो करेक्ट कर लीजिएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है,
चलिए, तो यहां पर आज इसको हम इतना ही रखते हैं। इसके जो बाकी इफेक्ट्स वगैरह हैं और जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स की बात की गई है उसको हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये लेक्चर जो है, ये चैप्टर जो है काफी अपने आप में बड़ा है, तो इसमें काफी ज्यादा मल्टीपल पार्ट्स लगेंगे, लेकिन हम चीजों को बिल्कुल एक एक करके अच्छे से समझते चलेंगे। ये यूट्रोफिकेशन की जो प्रोसेस है इसको समझना अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि जो मैंने आप लोगों को आज के क्लास में बताया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इससे आगे का जो पार्ट है, इसके जो इफेक्ट्स हैं यूट्रोफिकेशन के वो क्या क्या है और एल्गल ब्लूम्स को लेकर जो बात की जा रही है उसको हम लोग कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको कंटेंट रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको वहां से भी जाके एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को वीडियोस के साथ साथ नोट्स और क्विजेस भी मिलेंगे। वीडियोस के थ्रू आप लोग कंसेप्ट्स को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली अपने कंसेप्ट्स रिवाइज कर सकते हैं और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी तैयारी को असेस कर सकते हैं। अगर कोर्स संबंधी आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो उसके लिए आप लोगों के साथ एक नंबर मैं शेयर कर रहा हूं, दैट इज 9498086380। इस नंबर पर आप कोई भी अपनी टेक्निकल क्वेरी जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहें तो उसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी आप हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम चैनल, हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।